प्रिय व्यूवर्स, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम हिंदी साहित्य के आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज का ये हमारा 9वां भाग है। 8 भाग हो चुके हैं, उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले भाग का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप पहले के प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। हर प्रश्न के विषय में आपको कुछ न कुछ अवश्य बताया जाएगा, उसको आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ ये जो प्रश्न आपके अभी चल रहे हैं, प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, ये हर विषय से प्रश्न है इसमें। यानी कि ये मैंने आपको बताया है, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, तो जाहिर सी बात है सभी विषयों से होंगे, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, यानी कि हर विषय से यहाँ प्रश्न है। तो आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, कहीं कोई जानकारी रह ना जाए। साथ ही एक विशेष जानकारी, यदि आप जो हमारे जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसको और अच्छे से गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। पुस्तक क्या, एक तरह से प्रश्न बैंक है। बहुत इतनी ज़्यादा संख्या में प्रश्नों के साथ, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पहले किसी भी बुक में नहीं मिले होंगे। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लेखिका उर्मिला। एक बार इस पुस्तक को देखिए, अवश्य देख लेंगे तो इसको पढ़े बगैर रह ही नहीं सकते, और पढ़ लेंगे तो आप हिंदी साहित्य की हर जानकारी को ग्रहण कर लेंगे। पुस्तक को कैसे लें, इसके लिए आपको 9873930334 इस नंबर पे संपर्क करना होगा और पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास पहुंच जाएगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक बार देखें वैसे, जो परीक्षार्थी वीडियो की बजाय पुस्तक में पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा उत्साह वर्धन हो और आपको नोटिफिकेशन मिले। पहला प्रश्न आता है, ब्रह्मचर्य किसकी रचना है? इसके विषय में हमारी पहले भी बातें हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया कि ये प्रश्न हर विषय से संबंधित है और हर विषय लगभग हम कवर कर चुके हैं। ब्रह्मचर्य ये स्वयंभू की रचना है। इसके विषय में बताना चाहूँगी, आप नोट कर सकते हैं। ये 8वीं सदी के जैन कवि हैं। कौन से सदी के जैन कवि हैं? 8वीं सदी के। ठीक है। और जो इनका ब्रह्मचर्य है, ये राम काव्य है। साथ ही ये इनका जो ग्रंथ ब्रह्मचर्य है अपूर्ण रह गया था, जिसे इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया था। पुत्र का नाम क्या था? त्रिभुवन। त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया था। अपभ्रंश भाषा में रचित है ये शंभु ब्रह्मचर्य शंभु का जो काव्य है।
और इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी संस्कृत भाषा में, लौकिक संस्कृत में, ऐसे ही इन्होंने अपभ्रंश भाषा में ये पोएम जो रामायण है एक तरह से राम काव्य है लिखा था, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। किसका? अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की? देखिए, तुलसीदास आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पे अपनी लेखनी चलाई है। दोनों में लिखा है इन्होंने। कुछ रचनाएं अवधी में, जैसे कि रामचरितमानस इनकी अवधी में है, और कुछ ब्रज भाषा में लिखी। उन्हीं में से एक कवितावली है, ये भी इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, मैंने बताया सभी प्रश्न आए हुए हैं, सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। अभी हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है कि आपको कितने आते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता ही होगा, क्योंकि हम बहुत सारा कुछ कर चुके हैं, तो उसका कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखेंगे। कि मेरा आपसे निवेदन लगा लो कि आप अवश्य लिखें। जो भी परीक्षार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रश्न का आंसर उसे पता है, तो कृपया करके आप अवश्य लिखें अपना उत्तर। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी। किसका किया? जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न आता है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में देखा गया है, प्रेमी के रूप में, या सखा के रूप में, या प्रेमिका के रूप में? देखिए, हिंदू काव्य में परमात्मा को प्रेमी के रूप में, प्रियतम के रूप में, पति के रूप में देखा गया है। और सूफी काव्य में थोड़ा उल्टा है, वहाँ परमात्मा को प्रेमी, पति के रूप में नहीं देखा गया, वहाँ प्रेमिका के रूप में देखा गया है। परमात्मा को पत्नी रूप में और आत्मा को पति रूप में दिखाया गया है सूफी काव्य में। और हिंदू काव्य में परमात्मा को क्या दिखाया गया? पति रूप में, और जो आत्मा है उसको प्रेमिका। सूफी काव्य में उल्टा है, प्रेमिका परमात्मा है, आत्मा पति है। ठीक है, तो यहाँ परमात्मा को, आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है, प्रेयसी के रूप में, पत्नी के रूप में देखा गया है सूफी काव्य में। जायसी सूफी काव्य के प्रमुख कवियों में से एक है। आगे है, छायावाद कुस्थुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? छायावाद की परिभाषा है ये। किसने कहा था? अलग अलग विद्वानों ने छायावाद को अलग अपने दृष्टिकोण से माना है। तो छायावाद कुस्थुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निमिश्र बंधुओं में नहीं है? मिश्र बंधु में शामिल कौन कवि हैं? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आगे भी आपको ट्रिक के साथ प्रश्न बताए जाएंगे, तो आप बने रहिए। देखिए, ट्रिक क्या थी मिश्र बंधु को याद करने की। इस प्रश्न में ये प्रश्न लगभग आता ही है, और परीक्षार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एक नहीं है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है? टू श ग। टू से यानी कि दो श। कौन से श? तालव्य से। कौन से? सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी। ग से क्या हो गया? गणेश बिहारी। तो हमें छोड़ना क्या है? कृष्ण बिहारी। हमारा उत्तर क्या होगा? कृष्ण बिहारी। ट्रिक क्या थी? टू श ग। इसको याद कर लीजिएगा, टू श ग, यानी कि सुख बिहारी, श्यामदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो नहीं है हमें बताना है, कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। आगे है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर, इसके रचयिता कौन है?
पंडित राज जगन्नाथ। रस गंगाधर के रचयिता भारतीय काव्य शास्त्र से प्रश्न है ये। पंडित राज जगन्नाथ है, उनका लिखा हुआ ये ग्रंथ है। अगला है निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक के कवि कौन है? देखिए तार सप्तक जिसका 1943 में प्रारंभ हुआ था। आगे जी ने इसका प्रारंभ किया था प्रयोग। आगे इनके प्रारंभकर्ता माने जाते हैं तार सप्तक के। पहला जो तार सप्तक है 1943 में हुआ था। इसके जो कवि हैं 7 कवि। तार सप्तक जिसमें 7 कवियों का समूह है, जिसे राहों के अन्वेषी कहा गया है। इसमें 7 कवि हैं। इन 7 कवि को हम याद कैसे करें? वैसे याद करेंगे हम भूल जाएंगे, और ये प्रश्न आता अवश्य है। दूसरे सप्तक के कवि, तीसरे के, चौथे के 4 सप्तक हुए हैं, कैसे याद करें? उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। पहले तार सप्तक के जो कवि हैं उनको याद करने की ट्रिक क्या थी, देख लीजिए आप भी। नेगा, प्रभा, अगीरा। ठीक है, नेगा, प्रभा, अगीरा। अब ने से क्या है, लिख लीजिए, नेमिचंद्र जैन। गा से क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। प्र से प्रभाकर माचवी। भारत, भा से भारत भूषण अग्रवाल। ऐसे आगे, गी से गिरिजा चंद्र माथुर, गिरिजा कुमार माथुर। क्या है, गिरिजा कुमार माथुर। गी से क्या होगा, गिरिजा कुमार माथुर। और रा से रामविलास शर्मा। ठीक है, रा से क्या होगा, रामविलास शर्मा। ये 7 कवि हो गए। ने से नेमिचंद्र जैन, का से गजानन माधव मुक्तिबोध, प्र से प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, आगे गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा। ये 7 कवि हो गए हैं। अब इनमें से कौन नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। कौन नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, दूसरे सप्तक के ये कवि हैं। आगे देखते हैं, इसके ट्रिक भी मैंने बताई थी, उसको आप पीछे देख सकते हैं। वो क्या ट्रिक है, टू शय हरन बधर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, हमें ये बताना है। इसका क्या उत्तर होगा? देखिए ये उपन्यास है शिवपालगंज, गांव का नाम है। और कौन से गांव का नाम, इस शिवपालगंज गांव का नाम कौन से उपन्यास में आया है? ये राग दरबारी उपन्यास में, श्री लाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, उसमें शिवपालगंज गांव का वर्णन है। आगे हैं, भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण कितने माने गए हैं? देख, काव्य के प्रमुख 3 गुण माने गए हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। लेकिन भरत मुनि ने काव्य के गुण कितने माने हैं? 10 गुण माने। कितने माने हैं? 10 गुण माने हैं। आगे है, हिंदी वर्णमाला में अ और अह क्या है? ये स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है, या संयुक्ताक्षर है? देखिए ये जो 2 हैं, अ और अह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसमें यहाँ जो अ लिखा है, ये अ तो हमारा स्वर है। क्या है? अ तो स्वर है। लिख क्या है? ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये अंग है। ठीक है, अनुस्वार जिस पे लगा हुआ है अंग, और अ है जिस पे विसर्ग लगे हुए। ये 2 वर्ण हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। इसको आप अंग पढ़ें। ए के ऊपर जो हमारा अनुस्वार है, बिंदी है, और विसर्ग ए के लगे हुए हैं, अंग और अह, ये अयोगवाह है 2। देखिए जब इसके विषय में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देती हूँ। अगर बात आती है कि हिंदी में वर्ण कितने हैं, तो क्या बताएंगे? 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल हो गए 44। ठीक है, और अगर बात आती है कुल वर्ण कितने हैं, ये पूछा जाए प्रश्न, कुल वर्ण कितने हैं, तब हम बताएंगे 52। अब कैसे? देखिए 11 स्वर 33 व्यंजन 44 हो गए हैं। अब 2 क्या हो गए? ये अयोगवाह। 2 द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन। कौन से? ये ड है और ड है, जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 द्विगुण व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 कौन से? संयुक्त व्यंजन। ये अक्ष है,
त्रै, गे और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन है। तो क्या हो गए हमारे कुल वर्ण 52 हो गए। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है, कौन से वर्णों की गणना जो 33 व्यंजन है उनमें नहीं होती? तो वो यही है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये क और मूर्धन्य से जो ये हमारा क्ष है, ये क और मूर्धन्य जो से है उससे मिलके बना हुआ है। क की गणना भी हो चुकी होती है और इस मूर्धन्य से की गणना भी हो चुकी होती है, इसीलिए हम इन संयुक्त व्यंजन को जो 33 व्यंजन है उनमें गिनते नहीं है। ठीक है, तो कुल वर्ण हमारे वैसे कितने हैं? 52 है। ऐसे जो त्र है, त और र से मिलके बनता है, जो ये है ज और ये से मिलके बनता है, और जो हमारा श्र है ये तालव्य से और र से मिलके बनता है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, त्र क्या बन जाएगा? त प्लस में र, और ज प्लस में ये, तालव्य से प्लस में र, श्र। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। वैसे आपको इस विषय में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है किसी को जानकारी ना हो। आगे है अंधायुग किस नाट्य विद्या के अंतर्गत आता है? सबसे पहले मैं अंधायुग के विषय में बताना चाहूंगी। अंधायुग 1954 में, 1954 किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती। और इसका जो विषय क्या है? इसका विषय महाभारत है। इसमें महाभारत के युद्ध के बाद का वर्णन है। किसका वर्णन? महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद का वर्णन है। ये एक गीति नाट्य है। क्या है? गीति नाट्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गीति नाट्य। अगला प्रश्न आता है, दो रहा समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं? ये कविता सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कविता, ये कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की, जो राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय कवि हैं, जो एक तरह सांस्कृतिक कवि के रूप में इनको पहचान मिली है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उन्हीं की कविता है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और इसी कविता से ये पंक्तियां हैं, दो रहा समय के रथ का धर नाद सुनो, सिंहासन करो कि जनता आती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? देवरानी जेठानी की कहानी ये उपन्यास है, और इसके हिंदी भाषा का पहला उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर रामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह या गोपाल राय? इन चारों में से कौन है? गोपाल राय। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म ग्रंथ है, पाश्चात्य ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया था समालोचना दर्श नाम से हिंदी में। किसने किया था ये अनुवाद? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या रमेश कुंतल मेघ ने ये किया था? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। ठीक है, अगला है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक ये जीवनी परक रचना है, किसकी है? आज्ञे की जीवनी है। फिर लिखी किसने ये? आज्ञे जी ने तो नहीं लिखी, किसने लिखी? राजकमल राय ने। लिख लीजिए इसको, राजकमल राय ने लिखी थी शिखर से सागर तक जीवनी, जो आज्ञे की जीवनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार सही क्रम
क्या है? सही क्रम बताना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिश्र बंधु विनोद है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, शिव सिंह सेंगर, इस्तवार द लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी है। मैं आपको बताना चाहूँगी इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा, कौन सा होगा बताइए? ख विकल्प सही होगा। कैसे होगा? अब इनका हम प्रकाशन वर्ष पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था और कब लिखा था। मेरे साथ आप भी लिख लीजिए। द इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान, ये ग्रंथ गारसद तासी का है। किसका है? गारसद तासी का है। गारसद तासी ने इस ग्रंथ को लिखा था। कब लिखा था? 1839 में लिखा था। ठीक है, कब लिखा था? 1839 में। उसके बाद आता है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज जो शिव सिंह सेंगर की रचना है। किसकी है? शिव सिंह सेंगर की रचना है। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज को लिखा था 1877 में। इन सभी ग्रंथ में जो कवि हैं उनका काल कर्मानुसार वर्णन है। जो कवि हैं उनका क्या है? काल, कौन सा कवि पहले हुआ था, इस तरह से उनका वर्णन लिखा हुआ। जो पहले हुआ उसका पहले, बाद में हुआ उसका बाद में। उसके बाद आता है इस्तवार द लिटरेचर इंदुई है हिंदुस्तान। नहीं, दूसरे नंबर पे है वर्नाकुलर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये तीसरे नंबर पे ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन जी ने अपने इस ग्रंथ को लिखा था 1889 में। कब लिखा था? 1889 में। अंत में आता है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की रचना है और ये मिश्र बंधुओं ने अपने इस ग्रंथ को लिखा था 1913 में। ये 4 भागों में लिखा है मिश्र बंधु विनोद। जो पहले 3 भाग है वो 1913 में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। हमें ध्यान देना है पहले पे, 1913। ठीक है, तो कौन सा हमारा उत्तर सही हुआ? ख। पहला भाग, पहला जो ग्रंथ है वो गाथा तासी का है, 1839 में लिखा था। दूसरा जो ग्रंथ है वो शिव सिंह सरोज का है, शिव सिंह सेंगर का है, जो शिव सिंह सरोज नाम से 1877 में। तीसरा जो ग्रंथ है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है 1889 में। और जो चौथा ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद का, मिश्र बंधुओं का है, जो 1913 में। ठीक है, तो ख विकल्प सही है। अगला देखते हैं, नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? सुधारवादी संस्थाएं हैं, कौन सी संस्था की स्थापना कब हुई थी ये बताना है और किसने की थी ये भी हम बताएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज सभी को पता है, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे दोनों ने की थी। दोनों इसके संस्थापक थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। देखिए मैं लिख दूं इसको, आत्माराम पांडुरंग। और कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। दूसरे कौन है? महादेव गोविंद रानाडे, दोनों इसके संस्थापक रहे हैं। प्रार्थना ब्रह्म समाज हो गया 1828, प्रार्थना समाज हो गया 1867 और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी इसकी 1897 में। ठीक है, 1828, 1867, 1875, 1897। तो पहला ही विकल्प इसका सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, क्षयवादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा है?
सभी जो कवि हैं ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ, आधार स्तंभ कवि हैं 4। ये इनमें सुमित्रानंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। अब इनका जन्म कब हुआ था हमें ये देखना है, ये बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसका ख विकल्प सही होगा। कैसे होगा, सबसे पहले देखते हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद इनका जन्म 1889 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। मैं एक एक करके बताती हूँ, आप लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था, 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1896 में हुआ था, 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1896 से 1961। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये इनका जन्म और मृत्यु वर्ष है। फिर है महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ था, 1907 में, 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्या विकल्प सही हो गया। जयशंकर प्रसाद 1889, निराला 1896 में, पंत 1900, महादेव वर्मा 1907। ये छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ 4 कवि हैं। आगे है प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है। कौन सी कृति, कौन सी रचना पहले लिखी गई थी, ये बताना है। गीत फरोश, इसे हम बताना चाहूँगी, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। युगवाणी, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। हरिकाश पर क्षण भर, ये आज्ञे की रचना है। और कुक्रमुत्ता, ये निराला की रचना है। अब देखते हैं कौन सा सही होता है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले होगा इसमें युगवाणी, जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। युगवाणी को पंत जी ने 1938 में लिखा था। ठीक है। उसके बाद है कुक्रमोता। कुक्रमोता ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना, जैसे पहले बताया है। निराला जी ने अपनी इस रचना को 1941 में लिखा था। इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। हरी घास पर क्षण भर, ये आज्ञे की रचना है। आज्ञे जी ने अपनी इस रचना का प्रकाशन 1949 में करवाया था। इसका प्रकाशन 1949 में हुआ था। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र की इस रचना का प्रकाशन 1956 में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। युगवाणी, कुक्रमोता, हरी घास पर क्षण भर और गीत फरोश। कैसे लगे ये प्रश्न आपको, उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे और साथ ही आपने नोट भी किए होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। नहीं किया है तो शेयर भी करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपसे बार बार कहती हूँ ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो। अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस अपने चैनल पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो।